नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। गाजियाबाद लोकसभा सीट इस वक्त लाइमलाइट में है और उस पर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है यहाँ पर इस वक्त चुनावी घमासान के कारण। यूँ तो 1962 से अगर बात करें तो लगातार हमने देखा कि बीजेपी ने बढ़त बनाई। महिला उम्मीदवार की देखिए अगर बात करते हैं तो कांग्रेस ने अब तक 3 महिला उम्मीदवार उतारे, जिनमें से सिर्फ एक जीत पाई। लेकिन एक बार फिर से डॉली शर्मा चुनावी मैदान में हैं और चुनावी मैदान में अतुल गर्ग के सामने चुनौती बनकर खड़ी हुई हैं। कांग्रेस की प्रत्याशी ही नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी हैं डॉली शर्मा। और डॉली शर्मा से आइए बातचीत करते हैं कि चुनावी तैयारियां कैसी चल रही हैं, इस बार किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में पहुंच रही हैं, इस बार की क्या खास तैयारियां हैं, 2024 के चुनाव में गाजियाबाद के लिए खासतौर पर उनके क्या मुद्दे हैं और लोगों के बीच में जा रही हैं, तो आखिरकार किस तरह की बातें उनको सुनने को मिल रही हैं, लोग किस तरह के मुद्दे अपने बता रहे हैं। डॉली शर्मा हमारे साथ हैं जो कि इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार है। डॉली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24। थैंक यू, धन्यवाद। लोगों के बीच में आप लगातार जा रही हैं, तो गाजियाबाद की जनता आपसे क्या कह रही है? मैंने सुना आजकल बिटिया बिटिया कहकर आपको बहुत पुकारा जा रहा है। हाँ, तो मैं गाजियाबाद की बेटी हूँ और मेरे गाजियाबाद के लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं। सब जगह सब कह रहे हैं अपनी बेटिया को जिताना है। मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि अपनी बेटी का साथ गाजियाबाद दे रहा है, वो अपनी बेटी के साथ खड़ा होना चाहता है। ये मुझे जगह जगह से सुनने में आ रहा है। मैं जाती हूँ तो बड़े बुजुर्ग मेरे सर पर हाथ रखते हैं, भाई साथ खड़े हो चलते हैं, बहनें मेरे साथ प्रचार में लगी हुई है। तो ये प्यार है मेरे गाजियाबाद के परिवार का। तो 2024 का चुनाव है, इस बार चुनौती क्या मान रही हैं अपने लिए आप? देखिए, मैंने हमेशा से कहा कि मैं गाजियाबाद के मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहती हूँ। गाजियाबाद के मुद्दे जैसे हर विधानसभा को अस्पताल मिलना चाहिए, हर विधानसभा को स्कूल कॉलेज डिग्री कॉलेज और स्टेडियम्स मिलने चाहिए, खेल के मैदान मिलने चाहिए। हर विधानसभा की अलग अलग समस्याएं हैं। जैसे यहाँ साहिबाबाद की समस्या है कि नगर निगम को हैंड ओवर होना फ्लैट्स का, क्योंकि बिल्डर नहीं होने दे रहे हैं। इसके अलावा मेट्रो का विस्तार होना। लोनी की समस्या है कि नहर, यमुना नहर की सफाई और NH जो नेशनल हाईवे है दिल्ली सहारनपुर रोड, उसका बनना, क्योंकि एक बारिश में वहाँ नाव तैरने लगती हैं। तो इस तरीके की अलग अलग समस्या, अलग मुरादनगर की अलग डंपिंग ग्राउंड की समस्या है। उसके अलावा और बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बिकने की समस्या है मुरादनगर में। वहाँ बहुत लोग काम करते हैं, वहाँ पर उसका निजीकरण कराया जा रहा है, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर आपका गाजियाबाद की अलग समस्या है ट्रैफिक जैम की, और ऐसे ही धौलाना की अपना अस्पताल चाहिए, कॉलेज चाहिए, सड़कें चाहिए। तो किसानों को MSP चाहिए, क्योंकि धौलाना, मुरादनगर और लोनी, इसमें किसान बेल्ट भी काफ़ी सारा है। MSP चाहिए, फसल के लिए बीमा चाहिए, क्योंकि एक बारिश में जैसे ख़राब हो जाती है फसल। तो वो सारी चीज़ें हैं। अलग अलग विधानसभा की अलग अलग मुद्दे हैं और हम सब मुद्दों पर काम कर रहे हैं। मैंने CL का निजीकरण रुकवाया, CL के लिए हम लोगों ने लगातार काम किया। साहिबाबाद क्षेत्र में बहुत बड़ी फैक्ट्री है साहिबाबाद, तो लोग विश्वास कर रहे हैं अपनी बेटी पे कि मैंने कोरोना में भी दिन रात काम किया। तो लोगों को लग रहा है कि चुनाव हारने के बाद भी ये बिटिया हमारे बीच में थी। बस वही मुझे प्यार और सहयोग वो लोग दे रहे हैं कि इस बार अपनी बिटिया को जिताना है। अच्छा, जब लोकसभा का चुनाव होता है तो आमतौर पर देश के मुद्दे चुनाव में हावी होते हैं। क्या आप ये मानकर चल रहे हैं कि गाजियाबाद लोकसभा सीट पर जिन यहाँ के स्थानीय मुद्दों की आप बात कर रहे हैं वो काम करते नजर आएंगे? बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए, लोग, मैं खुद जहाँ जहाँ जा रही हूँ, लोग कह रहे हैं कि हम थक चुके हैं, हम पक चुके हैं मोदी के नाम पर वोट देकर और देश की चीज़ों पर वोट देकर। हमें हमारे गाजियाबाद का विकास मिल ही नहीं रहा, हमारे गाजियाबाद में कुछ काम हो ही नहीं रहा। जो 10 साल पहले था आज भी वही है। एक MMG अस्पताल था जो कांग्रेस के शासन में बना था, आज भी वही है। कोई ना नए स्टेडियम बने हैं, कोई ना नए डिग्री कॉलेज बने हैं, स्कूल्स बने हैं, कोई ना नए अस्पताल बने हैं। तो आखिर कब तक जनता को मूर्ख बनाएंगे? सड़कों का ये हाल है, खोड़ा जैसे इलाके में पानी नहीं है, पानी की निकासी नहीं है बहुत सारे इलाकों में। पानी तो बहुत सारे, गंगा वाटर की बात कही थी लाइन पार क्षेत्र में गाजियाबाद, अभी तक नहीं आया। और बहुत सारे इलाके साहिबाबाद के जहां आज भी पानी नहीं है, या फिर अगर गंदा पानी है। तो ये जो मुद्दे हैं, लोग परेशान हैं, अब कह रहे हैं कि हमें हमारे मुद्दे चाहिए, हमारे काम कब होंगे? तो इस बार हम अपने काम के नाम पर वोट देंगे, जो हमारा काम करेगा उसे हम वोट देंगे। अच्छा, महिला उम्मीदवार की बात करते हैं तो गाजियाबाद क्षेत्र में मात्र एक बार ही एक महिला सांसद बन पाई हैं। इस बार आप मानते हैं कि गाजियाबाद की जनता को अपनी इस बिटिया पर इतना भरोसा है कि महिलाओं को मौका देंगे इस बार? बिल्कुल, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी हमेशा से महिलाओं को आगे लाती है, चाहे पहली महिला प्रधानमंत्री देना हो, राष्ट्रपति देना हो, लोकसभा स्पीकर देना हो। और आज गाजियाबाद जैसी VIP सीट इसे बोलते हैं, इस पर मुझे मौका देकर मेरी पार्टी ने साबित कर दिया है कि वो महिलाओं को आगे लाना चाहते हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण में वो भागीदारी देंगे। और गाजियाबाद, क्योंकि गाजियाबाद ने हमेशा
अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी बहुओं को आगे बढ़ाया है, तो मेरे गाज़ियाबाद का साथ और सहयोग मुझे मिल रहा है। उन्होंने मेरा काम देखा है और जनता बदलाव चाहती है। आधी आबादी है गाज़ियाबाद में महिला, करीब 14 लाख वोटर महिला है गाज़ियाबाद में। तो मुझे पूरा मैंने क्योंकि देखा है, यकीन है कि मेरी बहनें बड़ी खुश हैं इस टिकट से और वो चाहती हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो और इस बार महिला सांसद आए। बीजेपी के लोग लेकिन एक बात कहते हैं कि कहीं से भी किसी को भी चुनावी मैदान में उतार दीजिए, मोदी के नाम पर सबको वोट देंगे। तो आप अपने सामने किसको चुनौती मानती हैं, प्रधानमंत्री को या फिर यहाँ के प्रत्याशी अतुल गर्ग को? देखिए, प्रत्याशी तो खुद कह रहे हैं कि मैं तो मोदी के नाम पर वोट ले रहा हूँ, क्योंकि वो फेल्ड स्वास्थ्य मंत्री हैं, फेल विधायक है। 7 साल से वो जनता के बीच में नहीं गए। उन्होंने कोरोना में लोग जब सांसों के लिए तड़प रहे थे, वो स्वास्थ्य मंत्री थे। हमारे यहाँ कुत्ते लाशें खा रहे थे और शमशान घाट पर टोकन बंट रहे थे। लोग ऑक्सीजन बेड दवाई के लिए जूझ रहे थे और उनके मोबाइल फ़ोन बंद थे, उनके घर के दरवाजे लोगों के लिए बंद थे। तो आज जनता ने अपने घर के दरवाजे उनके लिए बंद कर दिए हैं। धौलाना वो जा रहे हैं, खदेड़े जा रहे हैं, पिटाई हो रही है। लोनी में भी यही हाल है, क्रॉसिंग से उन्हें हूटिंग कर करके भगा दिया गया है। तो ये जनता के रुझान है जो आ रहे हैं प्रत्याशी के लिए। तो मैंने पहले ही कहा, मेरे मुद्दे, मेरे गाज़ियाबाद के मुद्दे मेरी प्राथमिकता है और मैं उन्हीं पर चुनाव लड़ रही हूँ। गाज़ियाबाद की महिलाओं का कितना साथ मिल रहा है आपको? मुझे बहुत साथ मिल रहा है। कल मैं कार्यालय पर आई तो बाहर स्कूल की बच्चियाँ जा रही थी, मैं नहीं जानती थी उन्हें। उन्होंने मेरा बोर्ड देखा, वो अंदर आ गई, बोली हम बहुत खुश हुए आपको देखकर दीदी कि आप इतना बड़ा चुनाव लड़ रही हो, तो हमारे लिए ये बहुत गर्व की बात है। हमने सोचा हम आपसे मिलकर जाते हैं। तो ये एक जो रुझान है, मैं गाँव में जाती हूँ तो बड़े प्यार से मुझे चूल्हे पर रोटी खिलाती है मेरी बहनें। तो ये मुझे दिख रहा है कि उन्हें लग रहा है कि कोई महिला आगे आ रही है, उसका साथ देना चाहिए। आजकल आप भी बहुत चूल्हे पर रोटी बना रही हैं, घर में भी आमतौर पर बनाती हैं रोटी चूल्हे पर, या फिर ये सिर्फ चुनावी बातें होती हैं? नहीं, मैं बिल्कुल बनाती हूँ और मुझे सारा खाना बनाना आता है। बल्कि यहाँ से चुनाव की जब कार्यक्रम ख़त्म करके जाती हूँ तो कई बार मेरा बेटा फ़ोन पर ही बोल देता है आज आपके हाथ का पास्ता खाना है, तो मैं यहाँ घर से जाने के बाद बनाती हूँ उसके लिए। देखिए, कुछ महिलाएं भी हमारे साथ यहाँ पर हैं जो डॉली शर्मा के समर्थन में लगातार हैं और उनके लिए प्रचार करती हुई नजर आ रही हैं। डॉली शर्मा की क्या खास ऐसी बात आपको लगती है कि आज आप उनके साथ में यहाँ पर मौजूद हैं और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं? डॉली शर्मा जी की खास बात यह है कि ये अपने परिवार के बीच में रहती हैं। ये कई सालों से गाज़ियाबाद में एक बिटिया के रूप में लोगों के बीच में रहती हैं, उनके दुख दर्द सुनती हैं और सारी जो भी समस्याएं होती हैं उनका समाधान करती हैं। पहले भी ये चुनाव लड़ चुकी हैं, तो इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार डॉली शर्मा विजयी होंगी और अपने सारे परिवार के साथ हमेशा रहेंगी। और ये उनमें से नहीं है कि जो नेता विजयी होने के बाद यहाँ पर चेहरा भी नहीं दिखाते हैं। ये हमेशा अपने परिवार के बीच में रहेंगी और हमेशा गाज़ियाबाद की तरक्की में सबका साथ देंगी। अच्छा, मुझे ये भी पता लगा कि आप उनकी शिक्षिका भी रही हैं, आपने उनको पढ़ाया है, तो अपनी छात्रों को इतना आगे बढ़ते थे, कैसा लगता है? मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है और मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये बहुत तरक्की करें और गाज़ियाबाद के विकास में हमेशा आगे बढ़ती रहे। देखिए, और भी एक महिला हमारे साथ में आई, उनसे भी एक बार बात करते हैं। डॉली शर्मा की क्या खास बात लगती है आपको? सारी इनकी खासी बात है। क्या उनसे एक्सपेक्टेशंस है आपकी? क्या आप मानकर चल रही हैं कि उनके जीतने पर आप लोगों को मिलेगा? सब देंगी वो। सब देंगी? आप भी, ये गर्मी इतनी ज़्यादा फिर भी आप लोग उनके साथ में खड़े हैं। हमें अच्छा लग रहा है उनका साथ देना। हम चाहते हैं कि वो जीत कर आए और हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि कल को कोई भी मांग लेकर हम उनके पास बैठ सकते हैं कि हम आपके साथ थे। कह रही हैं कि जो आपके पास रहते लोग हैं उनके पास अपनी बातों को पहुंचाना आसान होता है। बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारे बीच में रहते हैं वो जानते हैं हमें, और हम चाहते हैं कि हमारे थ्रू उन सब की बात भी इनके पास पहुँचे और सबकी समस्याओं का समाधान करें। और देखिए, ये है डॉली शर्मा जो कि इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी हैं और आज ई रिक्शे में चुनाव प्रचार करती हुई नजर आ रही है। जरा एक सेकंड रोकिएगा भैया। डॉली शर्मा है, डॉली शर्मा आज ये ई रिक्शा की सवारी क्यों कर रही है? देखिए, हम गाज़ियाबाद के लोगों की स्थानीय समस्या समझना चाहते हैं और वो उन्हीं के तरीके के जीवन से हमें समझनी पड़ेगी कि क्या परेशानी आज आ रही है, ई रिक्शा की ज़रूरत लोगों को क्यों पड़ रही है, लोग कहाँ ट्रैफिक में फंसते हैं, लोगों की अस्पताल की समस्या, ये सब समस्या हम समझ पा रहे हैं ई रिक्शा के माध्यम से। तो ई रिक्शे की सवारी इसलिए कि जनता की समस्याओं को समझ पाएं। ये एक बाबा जी मिले मुझे, हाँ। यहाँ पे सिक्योरिटी में थे। हाँ। मैंने उन्हें पूछा कि आपकी प्रत्याशी कैसी लगती हैं आपको? हाँ। तो बोले कि सभी अच्छे हैं। फिर मैंने कहा कि सभी अच्छे तो उनमें क्या खास है? बोलते कि कांग्रेस ने देश को आज़ादी दिलाने के बाद में जो उजड़ा हुआ भारत था उसको संवारने का काम किया। जी।
ये बाबा जी की बातें ऐसी आपको भी सुनने को मिली कि नहीं? बिल्कुल मिल रही है। आज लोगों को याद आ रहा है कि कांग्रेस ने उस संविधान को बचाकर रखा जिसकी रचना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने की थी। कांग्रेस ने हमेशा देश को दिया है, चाहे एम्स, IITs, हाईवे गांव को शहर से जोड़ना हुआ हो, चाहे रेल हो, चाहे भेल हो, चाहे इसरो हो, चाहे आप देखिए कि अपना अनाज पैदा करना, हरित क्रांति, दुग्ध क्रांति, लिबरलाइजेशन, जहां पर हमने अपनी अर्थव्यवस्था को बाहर के लोगों के लिए खोला और देश आगे बढ़ा लगातार। और ये सब आज जनता समझ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं महंगाई से लोग त्रस्त हैं, कहीं ना कहीं रोजगार उनके बंद हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो देख रहे हैं कि ये सरकार अब उनके अधिकार छीन रही है। रोजगार की बात सुनने को मिलती है आपको? यहाँ लोग बात कर रहे हैं रोजगार के बारे में? बिल्कुल कर रहे हैं। और एक और बात आपको बताती हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी के रोड शो के लिए 2 दिन यहाँ लोगों के रोजगार बंद करा दिए गए, दुकानें बंद कर दी गई। उससे व्यापारी वर्ग इतना परेशान हुआ, क्योंकि वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुबह कमाते हैं और शाम को खाते हैं। और दुकानों, आज महंगाई इतनी बढ़ गई है कि एक दिन दुकान बंद करने का मतलब आप समझते हैं, क्योंकि GST की मार उन पर पड़ रही है, टैक्स की मार उन पर पड़ रही है, तो लोग एक दिन भी दुकान बंद करना अफोर्ड नहीं कर सकते। और यहाँ 2-2 दिन लोगों की दुकानें बंद कराई रखी, तो लोग परेशान हैं इन बातों से। लोगों के बीच में गुजर रही हैं इस बाजार में। इस बाजार की अगर, क्योंकि ये एक बार गाजियाबाद के बाजार की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे बड़ा बाजार है, यहाँ के लोग किस तरह की समस्याएं बता रहे हैं आपको? देखिए, यहाँ मुझे बताया गया नगर निगम ने जिस तरीके से दुकानों का किराया बढ़ाया, 300% तक किराया बढ़ा दिया। लोग परेशान है, वो कह रहे हैं कि हम कहाँ से देंगे इतना किराया, 300% किराया बढ़ाना मतलब। और हाउस टैक्स, लगातार हाउस टैक्स बढ़ाया गया। बार बार मांग उठाई गई कि इतना हाउस टैक्स क्यों बढ़ा रहे हैं लगातार बार बार, क्योंकि जनता आज महंगाई से त्रस्त है। आप चुनाव को देखकर आप सिलेंडर के दाम कम करते हैं, लेकिन वैसे तो 1100 रुपये तक का, 1200 रुपये तक का सिलेंडर बिका है। जो तेल 60 रुपये का हुआ करता था कांग्रेस के शासन में, आज 220 रुपये का हो गया है। हर खाने की चीज़, दूध, दही, आटा, चीनी, चावल और तो और शिक्षा की चीज़ों तक पर GST लग गई। ये हमने कहीं नहीं देखा। हिंदुस्तान पहला देश बना जहाँ शिक्षा पर भी GST है, जहाँ खाने की चीज़ों पर GST है। कांग्रेस ने शिक्षा का अधिकार दिया, खाने का अधिकार दिया, और इन्होंने उस पर टैक्स लगाने का काम किया। ये आप बात बात पे भावुक क्यों हो जाती है? मैंने सुना चुनाव प्रचार में आप कई दफ़ा भावुक हो गई। देखिए, मैं इन लोगों के बीच में पली हूँ। जब बड़े मेरे सर पर आशीर्वाद का हाथ रखते हैं तो मेरी आँख छलक आती है। मुझे लगता है कि कितना प्यार, कितना भाव है इनके मन में मेरे लिए। जब मेरे युवा भाई मेरे पैर छूते हैं तो मुझे लगता है कि मेरा एक भाई, अभी 6 महीने पहले उसकी डेथ हो गई, मुझसे 2 साल छोटा था वो, और जब मेरे साथ मुझे इतने सारे भाई खड़े दिखते हैं तो मुझे लगता है मैंने एक भाई खोया है लेकिन इतने सारे भाई पाए हैं, तो वो भावुक कर देने वाला पल होता है। तो बहुत सारी चीज़ जो मुझे प्यार और मान सम्मान मिल रहा है, मैं उससे अभिभूत हूँ। जब लोग मुझे बिटिया कहकर बुलाते हैं तो मुझे लगता है कि वो पिता के रूप में मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। अच्छा, देखिए, हार जीत तो चुनाव में चलता रहता है। पिछली बार की हार के बाद आपने क्या ऐसी सीख ली जिससे आप इस बार अपनी जीत को सुनिश्चित करना चाहती? देखिए, मान लो तो हार, ठान लो तो जीत। मैं चुनाव हारी, लेकिन मैं मन से नहीं हारी। मैं लगातार, चाहे कोरोना रहा हो, चाहे CL की लड़ाई रही हो, चाहे ऑर्डिनेंस की बात उठानी हो, चाहे लोनी में बाढ़ की समस्या हो, चाहे नालों में गिरते बच्चों की समस्या हो, चाहे मेट्रो के रेल किराया बढ़ने की समस्या हो, चाहे कोई भी गाजियाबाद की समस्या रही हो, चाहे करहड़ा की बाढ़ हो, चाहे छत गिरना हो मुरादनगर की, चाहे CSC अस्पताल की में एक भी डॉक्टर ना होने की समस्या हो, चाहे अस्पताल, स्कूल, कॉलेज की जो रेगुलर समस्या है, चाहे हाईवे की समस्या हो, मैंने हर समस्या उनके बीच में खड़े होकर उठाई है। और मुझे लगता है कोई भी जनप्रतिनिधि, चाहे जीत गया हो चाहे हार गया हो, उसे जनता के बीच में रहना चाहिए। जब वो जनता के बीच में रहेगा तो जनता उसे बिल्कुल प्यार देगी। और मैं इस बार आश्वस्त हूँ, मुझे यकीन है कि इस बार कांग्रेस गाजियाबाद में अपना परचम लहराएगी। एक महिला होने के नाते सांसद अगर आप बनती हैं तो महिलाओं के लिए ऐसा क्या खास करने के बारे में आपने सोचा है? देखिए, महिलाओं के लिए पहली बात, जो हमारा न्याय पत्र आया है, वो स्कीमें मैं सुनिश्चित करूंगी कि मेरे गाजियाबाद की महिलाओं को मिले, जिसमें 1 लाख रुपया है, जिसमें 50% सरकारी नौकरियां हैं। बहुत सारा क्षेत्र ऐसा है जहां आंगनवाड़ी और आशा बहनें काम करती हैं, उनकी सैलरी बढ़े, क्योंकि मैंने उनकी समस्या सुनी है। वो कहती हैं कि हमारे 2000 रुपये हैं जो भी कांग्रेस के टाइम पे बढ़े थे, और हमें 8-8 महीने तक सैलरी नहीं मिलती। इसके अलावा सुरक्षा यहाँ बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ सोसाइटी में घुसकर चैन लूट लेते हैं। मोबाइल फ़ोन के कारण एक लड़की को अपनी जान गंवानी पड़ी, तो सुरक्षा उनको मिले। बलात्कार के केस आते हैं, छेड़छाड़ के केस आते हैं, लड़कियाँ आत्महत्या करती हैं उनके चक्कर में। ऐसा ना हो, उनकी सुरक्षा को मैं सुनिश्चित करूँगी।
आप ये वादा करती हैं जनता से कि आप अगर सांसद बन गई तो आप गायब नहीं होंगी, क्योंकि आमतौर पर यही होता है कि सांसद बनते हैं और गायब हो जाते हैं। मैं चुनाव हार के उनके बीच में थी, जीतूंगी तो काम करूंगी। वो मुझे बिटिया कह रहे हैं, बहन कह रहे हैं, और बिटिया कहना मतलब जिम्मेदारी। मैं जिम्मेदारी से अपने गाजियाबाद की जनता की सेवा करूंगी। बहुत शुक्रिया डॉली शर्मा जी हमारे साथ बातचीत के लिए। तो देखिए डॉली शर्मा अपने कैंपेन में व्यस्त हैं, ई रिक्शे में सवार होकर लोगों के बीच में पहुंच रही हैं। कहना ये है कि जब हारी तब जनता के बीच में रही, जीतूंगी तो इस बार उनके लिए काम करने का ठाना है। देखिए चुनाव सर पर है, जनता ने यह तय करना है कि वो किसको चुनावी जीत दिलाते हैं और किसको हार, लेकिन प्रयास हर प्रत्याशी करता हुआ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन कपिल सोलंकी के साथ पूजा यादव, गाजियाबाद से भारत 24 के लिए।